नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप जब भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं आप कई बातों का ख्याल रखते होंगे कि आपको किस लक्ष्य के लिए निवेश करना है, आपको कितना निवेश करना है, कितनी दूरी तक के लिए निवेश करना है। ये तो पहला कदम होता ही है निवेश का, लेकिन क्या आप ये बात में ध्यान देते हैं कि आपको कहाँ पर निवेश करना है, किस एसेट क्लास में निवेश करना है? आपको इक्विटी में ज़्यादा पैसे डालने हैं या फिर आपको गोल्ड खरीदना है, जो डिजिटल गोल्ड है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है? ये तमाम ऐसे एसेट क्लास है जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में तो होनी चाहिए, लेकिन उन सब का एक पर्पस है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने का। अगर एक भी एसेट क्लास में आपने ज़्यादा निवेश किया तो आपके निवेश का बैलेंस बिगड़ जाता है और आपका जो पोर्टफोलियो है ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इसलिए आज के शो में हम बात करेंगे आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कैसे लाएं और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से कैसे बचें। हमारे साथ खास मेहमान हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ क्षितिज महाजन हैं, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद स्वाति। क्या खास शो में चर्चा करेंगे आज? सबसे पहले उस पर एक नजर डालेंगे, डाइवर्सिफिकेशन से कैसे करें रिस्क कम, अलग अलग एसेट क्लास में निवेश कैसे बांटें, कैसे समझे पोर्टफोलियो का रिस्क पैरामीटर, और साथ ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन से कैसे बचें। तो बात यहां पर यही होती है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो, क्षितिज आपसे यही समझना चाहती हूँ, ये जो एक शब्द है हमने बहुत सुना आजकल के टाइम में, खासतौर पर पिछले साल जब बाजार में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हुई थी और सबने कहा था कि मैंने तो कहा था कि तुम्हें डाइवर्सिफाई करना चाहिए था, इतने सारा जो आपने जो निवेश हुआ इक्विटी में क्यों कर दिया? बाजार में इतनी उथल पुथल का जो असर है आपके निवेश पर तो पड़ेगा ही सही। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, ये आपसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे और उसके बाद जानेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं और इसको कैसे अचीव करें। तो स्वाति, जैसे कि ये टर्म है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि एक बहुत इंग्लिश की कहावत मशहूर है कि दैट नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कहने का मतलब है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो या आप याद करें कि जैसे हमारे बुजुर्ग लोग जब पैसा सेव करते थे, मतलब यहाँ तक कि पीपीएफ में, बैंक में, डिफरेंट बैंक्स में, एफडी में, कुछ घर में, गुल्लक में, कहीं पे डिफरेंट जगह पार्क करते थे पैसे को। उसका फायदा ये होता है डाइवर्सिफिकेशन का कि वो आपका रिस्क कम करता है कि अगर लेट्स से एक जगह पे नुकसान हुआ तो कम से कम बाकी जगह से चीजें बेटर रहे या सेव रहे। सो डाइवर्सिफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में ये है कि दैट आप अपना रिस्क या अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बोलूं, आप उसको कई एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जहां पे आप इसलिए डाइवर्सिफाई करते हैं कि कोरिलेशन इन एसेट क्लासेस का आपस में बहुत कम होता है। चाहे वो इंडिया पर से मैं बात करूं तो 4-5 मेन एसेट क्लासेस आते हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, इक्विटी है, फिक्स इनकम है। तो मेन ये 4 आपके एसेट क्लास आते हैं, या आज की डेट में आप बोल सकते हो कि काफी हद तक हमने देखे कमोडिटीज की तरफ भी है। सो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस यही होता है कि वो आपके रिस्क को कम करता है और एज पर द गोल प्लान और एज पर योर एसेट एलोकेशन, जो रिस्क के ऊपर पैरामीटर के हिसाब से बनाई जाती है, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट एलोकेट करने के लिए इंश्योर करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग एसेट क्लास में अपने निवेश को बांटना। ये बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ना तो सिर्फ इक्विटी में सारा पैसा डालना है, ना आपको सिर्फ बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदनी है, या आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इनकम की तरफ ही अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना है। जिन एसेट क्लास की हम बात करें, जिसका जिक्र भी किया है क्षितिज ने, मतलब 5 तरह के एसेट क्लास होते हैं। इक्विटी, रियल एस्टेट हो गया, फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका ब्याज दरों से लेना देना होता है, उसमें आप पैसे डालते हैं। गोल्ड में पैसे डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आजकल गोल्ड में निवेश करना। गोल्ड के जो अलग अलग तरीके हैं उस पर निवेश करना, और कुछ पैसा जो आपको लिक्विड रखना होता है, जो आपको अपने पास चाहिए। अब जैसा आपने कहा क्षितिज कि इनका आपस में कोई कोरिलेशन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को अपने पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन सब एसेट क्लास का कोई ना कोई फ्लेवर रखना ज़रूर चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए इनफैक्ट आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर मानिए बाजार में अभी उथल पुथल है, अभी प्रेजेंट टाइम्स की बात कर लेते हैं, बाजार काफ़ी हाई जाता है और अचानक से वहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर किसी के पोर्टफोलियो में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट
या गोल्ड में कुछ एक्सपोजर है और थोड़ा एक्सपोजर लिक्विड में भी है, तो उसको बाजार की उथल पुथल से क्या फायदा मिल सकता है? इसका 2 एग्जांपल्स लेते हैं स्वाति। एक चीज मानिए जो लाइव हुआ लास्ट फेब और मार्च में कोरोना के कारण मार्केट्स 37-38% करेक्ट हुई। देखिए रियल एस्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड नहीं होता है। आपको कल को एक छोटी मात्रा में राशि चाहिए, 1, 2, 5 लाख रुपए, आप रियल एस्टेट से नहीं निकाल सकते हैं। आपको पूरा का पूरा ब्लॉक बेचना पड़ेगा। यहाँ पे इलिक्विड एसेट आ जाता है रियल एस्टेट। दूसरी बात करें, उस समय अगर आपको इक्विटी से पैसा निकालना पड़े तो ऑलरेडी आप 40% नुकसान में है, चाहे वो नोशनल लॉस है, पर लॉस तो है पोर्टफोलियो वैल्यू पे। उस समय आपका बेनिफिट देता है आपको गोल्ड और लिक्विड एसेट्स, क्योंकि गोल्ड किसी भी समय आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। इनफैक्ट उस समय गोल्ड का भाव हमने देखा 50,000 क्रॉस करके 55-56,000 रुपीज पर 10 ग्राम भी आ गया था। यहाँ पे बेनिफिट मिला आपको गोल्ड का और लिक्विड एसेट्स का, अगर आपको पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो थोड़ा टफ टाइम था। काफी हमने देखा बिजनेसेस में लॉसेस हुए हैं, जॉब लॉसेस भी हुए, सैलरी कट्स हुए, तो उस समय आपके लिक्विड एसेट्स ने आपको मदद करी, आपको नुकसान में इक्विटी को लिक्विडेट नहीं करना पड़ा। अब ये टाइम देखते हैं अभी का, जहां मार्केट्स फ्रॉम द बॉटम दे हैव ऑलमोस्ट डबल, वहां से डबल हो गई है, 50,000 का आंकड़ा पार सेंसेक्स ने करा है। तो उस सिचुएशन में आज की रेट में अगर आप देखेंगे तो आपका जो एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन है उसमें इक्विटी का पोर्टफोलियो पर से ज्यादातर क्लाइंट्स का अच्छा कर रहा होगा, जिन्होंने सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेशन किया होगा। साथ में ही उनका गोल्ड जो है वो फिलहाल 46-47,000 के आसपास है, फ्रॉम द पीक करेक्टेड है ऑलमोस्ट 15%, बट डेट का जो पोर्टफोलियो है वो तो इंटैक्ट है ही है। तो आज की सिचुएशन में वो चाहे तो थोड़ा, अगर एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर मान लीजिए 50% से शुरू हुए थे इक्विटी और डेट में और बाकी एसेट क्लासेस में, तो वो थोड़ा इक्विटी कम करके डेट में लेके जा सकते हैं अगर वो थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है या वो इस एलोकेशन को इंटैक्ट रख सकता है। एब्सोल्युटली। तो डाइवर्सिफिकेशन के कई फायदे हैं, अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से तो आप अपने पोर्टफोलियो में नुकसान से कम बच सकते हैं, बस टेक्निक राइट होनी चाहिए। कुछ कॉलर से भी बात करेंगे अपने शो के दौरान, और हमारे साथ एक कॉलर हैं मृगेश पटेल जी हैं, और सीधे मेलबर्न से हमें कॉल कर रहे हैं वो। उनसे बातचीत करते हैं। मृगेश, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। कैसे हैं आप, और बताइए अपने बारे में कुछ, और अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी। सॉरी जी, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ, मेलबर्न से बोल रहा हूँ। अभी रात के 12 बजे है। जैसा कि मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है, अभी करीब में 45,000 रुपीज का मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है फरवरी से। उसमें मेरे पास एक लार्ज कैप, 2 लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप, एक मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप भी है, और फंड ऑफ फंड एंड एक सेक्टोरियल वाला फंड भी है। तो मुझे ये जानना है कि आई थिंक मेरे पास करीब 9 फंड है, उसमें से 9 फंड में रख सकता हूँ या मुझे और कम करने चाहिए, या 5 या 6 के आसपास। और मेरा गोल ये है कि मैं करीबन 25 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एंड ना ही मेरे को बीच में लाइक स्मॉल टाइम के लिए मैंने किया है। मेरा गोल है 10 साल में मेरे को चाहिए 1 करोड़ लाइक फैमिली ट्रिप, और उसके बाद सीधा 25 इयर्स के लिए मेरे को चाहिए 7 करोड़ रुपीज। Is that enough, or like do I need to add more rupees to invest in SIP? मृगेश, वाकई टाइम डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपके सवाल का जवाब आपके एक्सपर्ट दे भी पाएंगे और आप साथ में सुन भी पाएंगे उनको। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये हुआ कि आप उनसे बात कर पाएंगे। हमारे एक्सपर्ट क्षितिज महाजन हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। क्षितिज, मृगेश है हमारे साथ, फंड सिलेक्शन चाहते हैं कि उनका कैसा है। उनके फंड्स हम दिखा भी रहे हैं, उन्होंने जिन जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया, और इनफैक्ट अभी से उन्होंने निवेश की शुरुआत की है इसी साल से। 36 साल इनकी उम्र है, और कुछ इनके लक्ष्य भी हैं, रिटायरमेंट और साथ ही फैमिली ट्रिप। क्या सही रास्ते पर चल रहे हैं? मुकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैं आपका एग्जांपल देना चाहूँगा सभी हिंदुस्तानियों को कि आप इंडिया में बैठ कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज बाहर बैठ के। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी जो बाहर है कैपिटल मार्केट्स के, वो सिप रूट के थ्रू पार्टिसिपेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही एसेट क्लासेस हैं जो आपका इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। वो है, एक है आपका इक्विटी और दूसरा है रियल एस्टेट।
इक्विटी में आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ बड़े क्वांटम में ही सारा रियल एस्टेट बिकता है। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, जहां 45,000 की सेट कर रहे हैं आप 45,000 की सेट कर रहे हैं, 25 ईयर्स का होराइजन है, फंड्स आपके 9 हैं और इसमें से आप फंड्स 6 से 7 कर सकते हैं, 2 फंड्स कम कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज IDFC वाले फंड में सेव करने की जरूरत नहीं है। वो अमाउंट आप इनफैक्ट टाटा डिजिटल में शिफ्ट कर दीजिए, 5,000 रुपीज उसमें ऐड कर दीजिए जो आपने किया हुआ है, कम मात्रा में किया हुआ है। और साथ में ही आप एक्सिस ब्लू चिप में जो आपने 10,000 की सेव करी है, जो लार्ज कैप फंड है, उसमें से 5,000 करके आप नैस्डैक 100 में इंक्रीज कीजिए, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आपका 6,000 हो जाएगा नैस्डैक, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई 15% के आसपास होगा जो यूएस इन्वेस्टमेंट होगा आपका। और रही बात जो आपका गोल की है 7 करोड़ की आप मात्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 12% से कंपाउंड करते हैं आप अपना पोर्टफोलियो को यहाँ से जो 45,000 की सिप, और अगर आप सेम मात्रा में सिप रखते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप एज एंड व्हेन कैश फ्लोज हो अपनी सिप बढ़ाएं, तो कोई 8.5 करोड़ की लगभग राशि आपको 25 ईयर्स के बाद मिलेगी। एंड इन द मीन टाइम आप इसमें से कुछ कैश फ्लोज निकाल सकते हैं अपने फैमिली फॉरेन ट्रिप के लिए भी। सो एज ऑन डेट, एज पर द गिवन इन्वेस्टमेंट्स, आपकी नंबर ऑफ फंड्स आप 2 कम करें उसमें, और साथ में ही आप ये थोड़ा सा रिजेक्ट करके एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी आप सिप इंक्रीज करें। सो यू आर वेरी मच ऑन दैट फाइनेंशियल फ्रीडम पाथ। मृगेश, आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको जो कुछ बदलाव करने हैं अपने इस पोर्टफोलियो में अपने गोल को रीच करने के लिए? आप मेरे को IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला वो कम करना है, डेट फंड निकालना है, और उसके बाद में कौन सा एक निकालूं, क्योंकि मेरे पास सर आप IDFC बिकॉज क्या आप 25 ईयर्स के लिए सिप कर रहे हैं, तो आप इक्विटी में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आप एक तो एक्सिस ब्लू चिप में 10 से 5,000 कर दीजिए सिप अपना, और उसका 5,000 रुपये जो है वो नैस्डैक में 5,000 इंक्रीज कर दीजिए, और साथ में ही आप जो मैं आपको IDFC से आपको रिड्यूस करने की बात कर रहा हूँ, उसमें आप टाटा डिजिटल में आप 5,000 और ऐड कर दीजिए। ओके, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। आपको चेंजेस करने हैं मृगेश अपने पोर्टफोलियो में, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी मिस किया हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हमारे फेसबुक पेज पर जी बिजनेस के और जी बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर भी शो अपलोड होता है, आप बाद में इसको जाके रिविजिट कर सकते हैं अपने आंसर को। बहुत शुक्रिया मृगेश, आपने हमारे साथ मनी गुरु में बात की। तो ये कॉलर से हम कुछ और भी बात करेंगे और समझेंगे डाइवर्सिफिकेशन से ओवर डाइवर्सिफाइड जब आपका पोर्टफोलियो हो जाए तो आपको क्या करने की जरूरत है, ये भी जानेंगे अपने खास मेहमान क्षितिज से। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने जो पोर्टफोलियो उसका रिस्क आप डाइवर्सिफाई करके कैसे कम कर सकते हैं अलग अलग एसेट क्लास में, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से कैसे बढ़ सकते हैं। क्षितिज महाजन से समझ रहे हैं इसकी बारीकियां। हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात करते हैं। महाराष्ट्र से अमोल टाले हैं हमारे साथ। अमोल जी, बहुत स्वागत है मनी गुरु में आपका। आपने अपना सवाल भेजा था हमें अपने म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर, थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे अपने बारे में और अपना सवाल पूछेंगे एक बार फिर से। जी मैडम, मैंने 2016 से SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस इक्विटी में 1000 की SIP चल रही है मेरी, और SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप में 500 की हर महीने की SIP है। उसके अलावा आदित्य बिरला मनी मैनेजर में 60,000 रुपए फंड पार्क कर गया हुआ है, इमरजेंसी फंड। और 2 साल से एक्सिस मिड कैप में भी मैंने SIP चालू की है 1000 रुपए की। तो मुझे 15 से 20 साल में 15 से 20 साल में मुझे 10-15 लाख का मेरा गोल है। 10-15 लाख का अमोल जी, कि 30 लाख चाहिए आपको 20 साल में? 10-15 का गोल है मैडम मेरा। ठीक है, समझ लेते हैं आपके इस पूरे निवेश को हमारे एक्सपर्ट से। क्षितिज बताइए, हालांकि इन्होंने मेल में लिखा था कि इन्हें कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए 20 साल में, लेकिन फिर भी चलिए अभी जो इनका है जिन जिन फंड में निवेश है उसके हिसाब से एक तो फंड कैसे हैं और क्या ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, कितना बन पाएगा इनका पूरा रकम? तो अमोल जी, आप कोई 4000 की सिप कर रहे हैं और फंड चारों आपके ठीक है, आप चारों फंड में बने रहें।
एक आपने स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया है, लार्ज कैप लिया है और मल्टी कैप लिया है। चारों फंड्स आपके बिल्कुल ठीक फंड हैं। और जो आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, सो आप अगर 15 लाख की बात कर रहे हैं अगले 20 साल में, सो अगर आप सिप में कंटिन्यू करते हैं 12% के हिसाब से भी रिटर्न जनरेट करते हैं तो आपका ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। अगर आप 30 साल तक चलाते हैं इनफैक्ट तो आपके पास कोई लगभग 57 लाख की राशि बनेगी आपकी, अगर आप इसी सिप को कंटिन्यू करते हैं। सो सिप का बेनिफिट तभी है बिकॉज आप यंग हैं अभी, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिप का बेनिफिट तभी है जितना आप इसे लंबा चलाएं। देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 6 साल में पैसा अगर 12% पे आपका कंपाउंड होता है तो डबल होता है। तो आपने अगर 100 रुपये लगाया है तो 6 साल में 200 होता है। अगले 6 साल में, और वो लीनियर नहीं होगा कि हर साल होगा, किसी साल वो माइनस भी हो सकता है, ये इक्विटी मार्केट है। पर लॉन्ग टर्म में मैं बात करूं, अगले 6 साल में डबल होगा तो 12 साल में वो 4 गुना होता है, 18 साल में वो 8 गुना होता है, 24 में 16 और 30 में 32। तो तभी कहते हैं जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें उतना ही बेटर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसको, और इसका बेनिफिट तभी मिलता है जितना इसे लंबा आप चलाएं। सो मेरे हिसाब से आप ये सब कंटिन्यू करें। एंड ये जानकर देख के बहुत खुशी होती है कि छोटी छोटी मात्रा में भी लोग म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करके स्टेप्स के थ्रू आ रहे हैं। और आप इसमें जब भी आपके पास कैश फ्लोज हो, आज नहीं 6 साल, 6 महीने, 1 साल में, आप इसमें सिप या 2 साल में सिप की मात्रा बढ़ाते रहें, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी हमें बीट करते रहना है। आज इन्फ्लेशन कम है पर आने वाले टाइम में क्या होगी कोई नहीं जानता है। तो आपको अपनी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए अपना सिप का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते रहना है। तो आप बिल्कुल ट्रैक पे हैं आज के हिसाब से जो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। बट हैविंग सेड दैट, आप इसमें जितना और इन्वेस्ट करेंगे उतना बेटर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो अमोल जी, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपके फंड अच्छे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा अपना जो ये SIP अमाउंट है वो हल्का हल्का बढ़ाते रहिए जैसे जैसे आपको मौका मिले। तो चलिए अब बात करते हैं, एक बार फिर से टॉपिक की तरफ आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की हमने बात की क्षितिज, और किन किन एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन रहता है सही। आजकल के मार्केट के हिसाब से हमने उदाहरण भी लिया आपसे, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन में कब बदल जाता है? सो मैं स्वाति, एक हम लोग अपने एंड पे अगर स्टडी करें तो अगर आप देखें 2 तरह के रिस्क होते हैं जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है आपका, वो कंपनी पर से होता है। अभी मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो एक कंपनी में क्या एक्टिविटी हुई, क्या गतिविधि हुई, मान लीजिए कंप्लायंस ठीक नहीं था कंपनी का, या उनका बिजनेस मॉडल जो है डिसरप्ट हो गया किसी टेक्नोलॉजी के कारण, तो वहां पे वो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है इज टेकन केयर बाय। 90% ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क खत्म हो जाता है अगर आप 25 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो सिंगल स्टॉक्स की मैं बात करूं तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स कर रहे हैं। अब सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो इट कैन बी एनी रिस्क, गवर्नमेंट रिस्क, एनी वॉर रिस्क, क्लाइमेटिक चेंज, कुछ डिफरेंट रिस्क, ये सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी टेकन केयर, इसलिए इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो अगर डायरेक्ट स्टॉक्स आप ले रहे हैं तो 20 से 25 स्टॉक, एट द मैक्स 30 स्टॉक्स, वो भी हायर साइड में बोल रहा हूँ, 20 से 25 स्टॉक्स बहुत होते हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जब आप 6 से 7 म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं तो हर म्यूचुअल फंड के पास ऑन एन एवरेज 30-40 स्टॉक्स होते हैं। कोई के पास जो स्मॉल कैप और मिड कैप है 50-60 स्टॉक्स भी होते हैं। अच्छा, कॉमन स्टॉक्स को आप हटा भी दो तो अगर आपने 5-6 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं तो आपके पास यूनिक कोई 150-200 स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में, जो अपने आप में एक बड़ी मात्रा है। सो ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड में वो मात्रा 20-25 पे नहीं लेके आ सकते हैं। बट जहां पे आप 6 म्यूचुअल फंड से ज्यादा म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। कईयों के पास मैंने देखा है 12-12, 14 म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। उस केस में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा S&P 500 टॉप 500 कंपनीज ले रखी होती है। तो उस केस में आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं और वो इश्यू क्रिएट करता ही करता है। So my request to everyone here is that आप डाइवर्सिफाई करें, आप रिस्क कम करें, क्योंकि जब आप ओवर डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपका नुकसान होगा। इनफैक्ट आपका रिटर्न ओवर डाइवर्सिफिकेशन उसको नीचे लेके जाएगा। तो इक्विटी में ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऐसी होती है। फिक्स इनकम की बात करें अगर हम तो आपको देखना कि आपके टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट कौन से जिसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता ही है, क्योंकि 3 ईयर प्लस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 20% विद इंडेक्सेशन होता है। जो किसी ने आज इन्वेस्ट किया मार्च में और 4 फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 3 साल एक ने इन्वेस्ट किया, तो उसका बेनिफिट उससे मिलता है, 4 इंडेक्सेशन मिलते हैं। वहां पे सिर्फ 5 या 6% ही टैक्स लगेगा उसको आज की रेट पे। कि आप FD में जाते हैं
तो वहां पे आपको उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि आपका जो भी एप्रिसिएशन आता है उसको एज ए इंटरेस्ट इनकम काउंट किया जाता है। तो दैट इज इन फैक्ट क्रिएटिंग लॉस टू यू, बिकॉज आपको नेट इनकम जो है वो कम आता है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, आपको अगर अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, उसको अगर कहते हैं ना, उसको बैलेंस अगर करना है, तो आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। और विद इन म्यूचुअल फंड भी आपको जो है वो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, जैसा क्षितिज ने भी काफ़ी अच्छे से समझाया। और अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से, और साथ ही एक ही एएमसी के फंड में मत डालिए, बहुत सारे फंड मत चुनिए, अपने फंड की भीड़ ना बढ़ाएं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने के। बहुत शुक्रिया आपका क्षितिज, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए। धन्यवाद स्वाति। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।